हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम यहां पर अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड और फो। यानी कि इस चैप्टर में जब आपने पढ़ा था, आपने बात की थी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो आपके मित्र हैं या शत्रु हैं। इस बात पे हमने डिस्कशन किया था। देखिए, ये बात आप जानते हैं कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो ज़्यादातर टाइम हम सूक्ष्म जीवों की वजह से ही बीमार पड़ते हैं। जैसे कि जो संक्रामक बीमारियां होती हैं, इसमें से सबसे पहले हम कॉमन कोल्ड ले लेते हैं, जो आपको सर्दी जुकाम होता है। ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है और उसी की वजह से फैलता भी है। तो इतना हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे लिए क्या है, लाभदायक भी होते हैं, हमारे फ्रेंड भी होते हैं। तो चैप्टर आपने अच्छे से समझा है। हम चैप्टर को रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के साथ ही आपके जो टॉपिक हैं वो रिवाइज होते चले जाएंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपने जो क्वेश्चन है उन्हें स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज जो आपके पास आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, ठीक है, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति आप करेंगे। आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी और बीच में क्या करना है, आपको उपयुक्त शब्द को भर करके उस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए, पहली जो आपके पास स्टेटमेंट आई है उसमें आपसे क्या बोला गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किसकी सहायता से देखे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानते हैं, क्योंकि इनका नाम ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म का मतलब आप जानते हैं जीव, यानी कि सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव किसे हम कहेंगे कि जिन्हें आप इजीली नहीं देख पाते हैं, ठीक है। आप सूक्ष्म जीवों को अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, आपको उसके लिए सूक्ष्मदर्शी चाहिए, माइक्रो स्कोप आपको चाहिए। तो सूक्ष्मदर्शी क्या है, नाम ही उसका है सूक्ष्मदर्शी। ऐसा उपकरण जिसके उपयोग से आप किसी सूक्ष्म जीव को देख सकते हैं उसे आप सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। आंसर आपका क्या आएगा, माइक्रोस्कोप आएगा, ठीक है। आंसर आपका क्या आएगा, यहाँ पर माइक्रोस्कोप आएगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए, अब नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आई है उसे पढ़िए। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम द एयर एंड इनहांस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका क्या अर्थ हुआ, आपने कहा कि यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी की बात की गई है। वो कुछ चीजें फिक्स करती हैं, ठीक है, कुछ क्या करेगी, कुछ ऐसी चीज फिक्स करती है जो कि क्या करेगी, यहाँ पर मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाती है, यानी कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएगी। क्या करेगी, उपजाऊ क्षमता बढ़ाती है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसका आंसर आपका क्या आएगा। तो जब आपने पढ़ा था ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मिट्टी के बारे में, ठीक है, सॉइल के बारे में हम बात कर लेते हैं। मिट्टी और उसके उपजाऊ क्षमता के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होती है, आपने कहा देखिए, कोई मिट्टी है, उसमें कोई फसल कितनी अच्छी तरीके से वहां पर ग्रो हो रही है, ये किस बात पर निर्भर करती है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता पर, ठीक है। आपने कहा कि किसी मिट्टी में जो आपकी फसल है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है, बहुत अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिला, इसका मतलब उसकी उपजाऊ क्षमता अधिक है। उपजाऊ क्षमता से मतलब है कि वो जो फसल है वो कैसे उपज रही है, या फिर उस फसल में जो न्यूट्रिएंट है, जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो कितनी है, ठीक है। अब आपको ये बोला गया कि ब्लू ग्रीन एल्गी कुछ ऐसी चीज फिक्स करती है जिससे कि क्या है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। इसके साथ साथ आपको एक और चीज बताई गई है, आपने कहा ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर। कहाँ से, एयर, यानी कि हवा से क्या करती है, कुछ चीज को फिक्स करेगी जिससे कि उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। तो देखिए, उपजाऊ क्षमता को बढ़ने के बहुत सारे आपके पास क्या आएंगे, बहुत सारे आपके तरीके आते हैं, लेकिन कहा गया है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो हवा से किसी चीज को फिक्स कर रही है। तो हवा को किससे करेगी, आपने कहा एयर को ही करेगी। कौन सी एयर को, आपने कहा नाइट्रोजन। पढ़ा आपने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, आपने पढ़ा था।
नाइट्रोजन साइकिल में आपने क्या पढ़ा था, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करती है किस फॉर्म में, आपने कहा NO2 और NO3 की फॉर्म में, किस फॉर्म में, NO2 और NO3 की फॉर्म में क्या करती है, इसे कन्वर्ट करती है, नाइट्रोजन इस रूप में क्या होगा, परिवर्तित होगा, इसे आप नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। और इसी रूप में जो यहाँ पर प्लांट है, पौधे हैं, वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन को क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं या यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो आपका आंसर क्या आया, नाइट्रोजन आपका आया। चलिए नेक्स्ट जो आपको पूछा गया है, अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, जो अल्कोहल है, अल्कोहल का प्रोडक्शन किसकी सहायता से होता है, ये आपको बोला गया है। तो देखिए आपको जब चैप्टर का नाम आपने पढ़ा, आपने कहा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फ्रेंड हैं या फिर हमारे फो हैं, यानी कि हमारे मित्र हैं या फिर हमारे शत्रु हैं। अभी तक आपने 2 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। आपने इन दोनों क्वेश्चन में क्या पढ़ा, आपने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि जो यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी है वो क्या कर रही है, नाइट्रोजन को फिक्स कर रही है, नाइट्रोजन को फिक्स करके मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा रही है। इसका मतलब हमने बोला ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, हमारे मित्र हैं। दूसरी में आपको बोला गया कि अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, अल्कोहल को पेय पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है, किसकी सहायता से प्रोड्यूस किया जाता है, आपने कहा ईस्ट, आपने क्या बोला, ईस्ट बोला। ईस्ट क्या है, आपने कहा कि ईस्ट क्या है, एक फंजाई है, ठीक है, एक कवक है, क्या है ईस्ट, एक कवक है, ठीक है। अब जो ईस्ट है वो क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके ये अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेगा, उत्पादन करता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो है कॉलेरा इज कॉज्ड बाय, जो कोलेरा है वो किसकी वजह से होता है, आपने कहा विब्रियो कॉलेरा, ठीक है, क्या बोला आपने, विब्रियो कॉलेरा। तो आपके आंसर आते हैं, देख लीजिए एक बार आपके जो आंसर आए हैं, ठीक है, ये आपके आंसर आए हैं, यानी कि जो आपका पहला कॉलम है, पहला स्टेटमेंट है, उसका आंसर है आपका माइक्रोस्कोप, सेकंड जो आपका है उसका है आंसर है नाइट्रोजन, ठीक है, सेकंड वाले का नाइट्रोजन है, तीसरे वाले का ईस्ट है और लास्ट वाले का है विब्रियो कॉलेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उसमें आपको कहा गया है टिक द करेक्ट आंसर, यानी कि आपको क्या करना है, जो सही आपका आंसर है उसे आपको टिक करना है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आया है ए, जिसमें आपको कहा गया ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। अब आप इससे रिलेटेड सेम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आपको बोला गया है कि जो खमीर का उपयोग है वो किसके उत्पादन के लिए किया जाता है, तो इससे जस्ट पहले आपने जो आंसर देखा था उसमें आपने क्या बोला था, आपने कहा क्या ईस्ट का यूज शुगर यानी कि चीनी के उत्पादन के लिए किया जाता है, अल्कोहल के उत्पादन के लिए किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उत्पादन के लिए किया जाता है या ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो इजी है, क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। आपने क्या पढ़ा, आपने कहा ईस्ट का उपयोग हम अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। सेकेंड जो आपके पास क्वेश्चन आया है उसमें आपसे पूछा गया है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, निम्नलिखित में से प्रतिजैविक कौन है, कौन है, आपने कहा सोडियम बाइकार्बोनेट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, अल्कोहल है या ईस्ट है, इनमें से कौन आपका आंसर होगा। तो आपने कहा कि देखिए ईस्ट तो आपका क्या है, कवक है, ठीक है, अल्कोहल क्या है, आपका पेय पदार्थ है, सोडियम बाइकार्बोनेट है और स्ट्रेप्टोमाइसिन है। आंसर आपका क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन आएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका सही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए तो दोनों जो आंसर आपके पास आए हैं उन्हें आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन्स इज। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, मलेरिया पैदा करने वाले प्रोटोजोआ वाहक का नाम लिखिए।
ऑप्शन में आपके पास क्या क्या है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, कॉकरोच है, हाउस फ्लाई है, बटरफ्लाई है। इजी है ये क्वेश्चन, एक बार आप पढ़िए और इसका आंसर देखिए। चलिए, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो आएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आया है उसमें आपको बोला गया है द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कि संचारी रोगों का सर्वाधिक सामान्य वाहक कौन है। वाहक के बारे में पूछा कि आपने कहा आंट यानी कि चींटी, हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू मक्खी, ड्रैगन फ्लाई यानी कि आपके ड्रैगन फ्लाई है, और स्पाइडर यानी कि मकड़ी। तो देखिए अपने आंसर को एक बार। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका, आपने कहा घरेलू मक्खी। ठीक है, आंसर आपका क्या होगा, घरेलू मक्खी होगा, हाउस फ्लाई। ठीक है, क्योंकि आपने देखा है कि जो हाउस फ्लाई है वो कभी आपके खाने में बैठ जाती है या फिर कभी किसी सड़े गले पदार्थ में बैठ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, जो संचारी रोगों का सर्वाधिक सामान्य वाहक है वो यहाँ पर आपकी घरेलू मक्खी आती है। नेक्स्ट जो आपके पास स्टेटमेंट आई है, द ब्रेड और इडली डो रेज बिकॉज ऑफ, यानी कि ब्रेड और इडली का जो आटा है वो किसके कारण फूलता है, किसके कारण फूलता है। ऑप्शन में देखिए, हीट यानी कि ऊष्मा के कारण, ग्रिंडिंग यानी कि पीसने के कारण, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल यानी कि ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण, या फिर नीडिंग यानी कि सनना के कारण। किसके कारण फूलती है, तो आपने क्या बोला था अभी कुछ देर पहले, हमने क्या बात की थी, आपने बोला था जो ईस्ट है, जो ईस्ट है वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को फूड के रूप में यूज करेगा। ठीक है, और जब कार्बोहाइड्रेट को फूड के रूप में यूज करता है तो आपने कहा एक तो वहां पे क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, एक तो यहाँ पे अल्कोहल बनता है, प्लस यहाँ पे CO2 बनता है। ठीक है, पर सोचिए कि यहाँ पर ये आपका डो है, यहाँ पर अल्कोहल बना और CO2 बना। CO2 क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ कि CO2 क्या है, आपने कहा एक गैस है, गैस है, तो गैस क्या करेगी, वो जो डो आपके पास आएगा डो को फुला लेती है, और आपने कहा कि बीच में डो, ये जो गैस है यहाँ से डो से बाहर निकल जाती है। तो जब बाहर निकल जाती है तो आपको छोटे छोटे छेद वहां पर देखने को मिलते हैं। आंसर आपका क्या आएगा, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण। सबसे सटीक आंसर यहाँ पर ये होना चाहिए था कि कार्बन डाइऑक्साइड की कारण यहाँ पर क्या होता है, जो डो है वो फूलता है। लेकिन आपने क्या बोला, ईस्ट कोशिका में वृद्धि होगी, जितनी ज्यादा ईस्ट होंगे उतनी ही ज्यादा क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेंगे, और उतनी ही ज्यादा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उतनी ज्यादा वहां पर जो डो है वो फूलेगा। आंसर समझ आया आप लोगों को, आंसर आपका क्या आएगा, ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि के कारण क्या होता है, जो डो होता है वो फूलता है, क्योंकि ईस्ट के कारण ही यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जो कि क्या करेगी, उसको फुलाने में मदद करेगी। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, फर्मेंटेशन कहेंगे, मोल्डिंग कहेंगे, फर्मेंटेशन कहेंगे या इन्फेक्शन कहेंगे। तो आंसर क्या होगा आपका, आपने बोला आप इसे कहेंगे फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन, किण्वन ही बोला था आपने। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्स यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है उसमें आपने कहा मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। आपको ये कॉलम ए और कॉलम बी दिए गए हैं। ठीक है, कॉलम ए में आपको सूक्ष्म जीवों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, राइजोबियम है, लैक्टोबैसिलस है, ईस्ट है, प्रोटोजोन है और वायरस है। ये आपको क्या दिए गए हैं, सूक्ष्म जीवों के नाम दिए गए हैं। बी में आपको कुछ वहां पर उनके एक्शन बताए गए हैं, कुछ क्रियाएं बताई गई हैं, जैसे कि फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैसे कि सेटिंग ऑफ कर्ड, जो दही है, दही का क्या है, जमना, बेकिंग ऑफ ब्रेड यानी कि ब्रेड का पकना, कॉजिंग मलेरिया, मलेरिया कॉज करना, कॉजिंग कोलेरा
कॉलेरा को कॉज करना, कॉजिंग एड्स, एड्स को कॉज करना, और प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज यानी कि एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना। अब आपको क्या करना है, अपना सही आंसर यहाँ पर बताना है। कॉलम ए को कॉलम बी से आपको क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहले अगर हम बैक्टीरिया के बारे में बात करें, अगर हम सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैक्टीरिया के बारे में हम बात करें, तो आपने क्या बोला था कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का फंक्शन इनमें से क्या होगा, बैक्टीरिया का फंक्शन इनमें क्या होगा। जैसे कि आप ध्यान दीजिए, आपको एक बैक्टीरिया ये है, एक बैक्टीरिया का नाम आपको ये दिया गया है, ठीक है। तो आप क्या, आपको ये पता होने चाहिए कि लैक्टोबैसिलस अगर नाम दिया है तो इसका फंक्शन क्या होगा, राइजोबियम अगर नाम दिया है तो इसका फंक्शन क्या होगा, ठीक है। तभी आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर सिर्फ बैक्टीरिया है तो आपने कहा कि सिर्फ बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के जनरल फंक्शन इनमें से क्या हो सकते हैं। अगर आप कॉलम बी को देखेंगे, आपने कहा कि बैक्टीरिया के जनरल जो फंक्शन होते हैं वो क्या हो सकते हैं। क्या वो नाइट्रोजन को फिक्स करता होगा, या फिर वो दही को जमाता होगा, या फिर वो ब्रेड को पकाता होगा, या मलेरिया कॉज कर रहा है, या कोलेरा कॉज कर रहा है, क्या होगा इनमें से फंक्शन। तो आपने कहा अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, बेकिंग ऑफ किसकी, सेटिंग ऑफ कर्ड की, यानी कि दही का अगर जमना हम बोले, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो दही जम रही है वो एक बैक्टीरिया की वजह से जमती है। लेकिन आपने बोला यहाँ पर आपके पास और ऑप्शन है, आपने कहा कॉजिंग कोलेरा। इसमें भी जब आपने क्या किया था, रिक्त स्थानों की पूर्ति आप पढ़ रहे थे, तो उसमें भी आपने पढ़ा था कि बैक्टीरिया कोलेरा कॉज कर रहा है, ठीक है। आपने क्या बोला कि अभी के लिए हम मान लेते हैं कि जो बैक्टीरिया है, यानी कि जो फर्स्ट का जो सही मिलान है वो क्या है, ये वाला है कि जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, कोलेरा को कॉज करेगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पर दही के जमने के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम भी दिया गया है। क्या नाम है उसका, लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस होगा क्योंकि आपके पास ये नाम ऑलरेडी आया है, तो इसलिए आपने क्या बोला कि जो बैक्टीरिया है वो क्या होगा, कोलेरा को कॉज करेगा। दूसरा हमने बोला राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, जब आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी थी तो आपने क्या बोला था, नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। क्या करेगा राइजोबियम, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तीसरा लैक्टोबैसिलस आपने कहा कॉजिंग कोलेरा। नेक्स्ट आपने बोला ईस्ट। तो ईस्ट क्या करता है, ब्रेड के बेक करने में मदद करता है। तभी आपने पढ़ा था कि किण्वन की प्रोसेस हो रही है, तभी आपने बोला था कि डो फूल गया है और वहां पर क्या हुआ है, अल्कोहल बना है और CO2 का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आया है प्रोटोजोन। प्रोटोजोन क्या करेगा, यहाँ पर मलेरिया कॉज करेगा, ठीक है। प्रोटोजोन क्या करेगा, यहाँ पर मलेरिया को कॉज करेगा। लास्ट आपका आता है वायरस। वायरस क्या करता है, आपने कहा कि एड्स को कॉज करता है, ठीक है। एड्स को क्या करता है, कॉज करता है। लास्ट वाले कॉलम के साथ आपके पास कोई भी मैचिंग यहाँ पर नहीं आई है, तो आंसर क्या आया आपका, इस प्रकार से आया। बैक्टीरिया क्या कॉज करेगा, कोलेरा को। राइजोबियम क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। लैक्टोबैसिलस क्या करेगा, सेटिंग ऑफ कर्ड यानी कि दही के जमने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ईस्ट क्या करेगा, बेकिंग ऑफ ब्रेड यानी कि ब्रेड को बनाने में यूज होता है। प्रोटोजोन्स क्या है, आपने कहा मलेरिया को कॉज करता है। और वायरस क्या करेगा, एड्स को कॉज यहाँ पर करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आए हैं, क्वेश्चन आंसर्स आपके पास आए हैं। इसमें आपके पास जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपसे कहा गया है, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आई। क्या हम अपनी आंखों से सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं, पहला तो क्वेश्चन ये है। सेकंड, इसी में क्वेश्चन जोड़ा गया है, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। अगर हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं तो हम किस प्रकार से सूक्ष्म जीवों को देखते हैं। आंसर आपको पता है, आपने बोला नहीं, हम क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म जीवों को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। आंसर क्या बोला, आपने कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कांट बी सीन बाय नेक्ड आईज बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। क्योंकि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो कैसे हम देखेंगे, हमने कहा दे कैन बी सीन बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। हम उन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आए हैं, आपने कहा व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीवों के मुख्य जो ग्रुप होते हैं वो कौन से होते हैं। अब ग्रुप से आप क्या समझे,
ग्रुप से आप क्या समझे? आपने कहा कि सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं। अगर आपसे सिंपल सी बात की जाए कि कौन कौन होते हैं, आपने कहा बैक्टीरिया जो होते हैं जिन्हें आप जीवाणु कहते हैं, वो भी क्या होते हैं, यहाँ पर जो जीवाणु होते हैं वो भी क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। आपने कहा कवक भी क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव हैं। प्रोटोजोन्स भी आपने कहा एल्गी यानी कि शैवाल, वायरस यानी कि विषाणु, ठीक है। तो आपने क्या बोला यहाँ पर, आपने बोला कौन कौन से ग्रुप आपके पास आए, जीवाणु आया, कवक आया, शैवाल आया, और क्या आया आपके पास, विषाणु, और आपके पास क्या है, विषाणु आए, ठीक है। ये क्या होते हैं, और प्रोटोजोन, ये आपके क्या आते हैं, सूक्ष्म जीवों के ग्रुप्स आते हैं। अब आपने कहा जीवाणु एक जीवाणु नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, अलग अलग प्रकार के जीवाणु आपने पढ़े हैं। तभी तो आपने कहा कि कुछ ऐसे जीवाणु थे जो हमें बीमार कर रहे थे, ठीक है। कुछ ऐसे जीवाणु थे जो आप में कोलेरा कॉज कर रहे थे, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो टीबी को कॉज करते हैं, और कुछ ऐसे जीवाणु थे जिन्हें आपने कहा कि वो क्या है, दही के जमने में आपकी सहायता कर रहे थे। सोचिए अगर जीवाणु नहीं होते, अगर बैक्टीरिया नहीं होते तो हम लोग दही नहीं खा पाते, ठीक है। आपने कहा दही में क्या होते हैं, ये विटामिन B12 को ऐड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन B12, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये आप घर से पढ़ के आएंगे। उसके बाद हम इस सेम क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि विटामिन B12 के क्या क्या कार्य होते हैं। तो आपने क्या बोला, जो बैक्टीरिया है वो दही के जमने में सहायता करता है और विटामिन B12 को उसमें ऐड करता है। सेम हमने कहा कवक, आपने कहा कवक बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे कवक होंगे, कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जैसे कि आपने कहा जो फफूंद जमती है, आपने ब्रेड रखा, आपने रोटी रखी, तो आपने ब्रेड पे देखा होगा कि कुछ ग्रे ग्रे कलर के क्या होते हैं, फफूंद जम जाती है। क्या है वो, हमारे लिए हानिकारक है, हमारे खाने को क्या कर रही है, नष्ट कर रही है। लेकिन वही आपने पढ़ा था, ईस्ट के बारे में भी आपने पढ़ा, ईस्ट क्या कर रही है, आपने कहा अल्कोहल के प्रोडक्शन में मदद कर रही है। उसी प्रकार से आपने मशरूम पढ़ा, ठीक है। मशरूम क्या करते हैं, मशरूम को खाने में यूज करते हैं, तो हमारी सहायता कर रहा है। इसी प्रकार से आपके पास जो सूक्ष्म जीव है वो दोनों प्रकार के आते हैं, कुछ आपकी सहायता करेंगे यानी कि आपके लिए लाभदायक होते हैं, और कुछ आपके लिए हानिकारक होते हैं। चलिए, अगला जो प्रश्न आपके पास आया है उसमें आपसे कहा गया है नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। आपने कहा राइजोबियम, ये क्वेश्चन आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न आपके पास आया है, आपने कहा राइट 10 लाइन ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अवर लाइफ, यानी कि हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता पर 10 पंक्तियां लिखिए। तो अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है, अच्छे से पढ़ा है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद कर सकते हैं। देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका है। आपने कहा था यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लिस्टेड बिलो, यानी कि सूक्ष्म जीवों के उपयोग नीचे सूचीबद्ध हैं। सबसे पहला जो उपयोग आपके पास आया है, क्या बताया गया है आपको, आपने बोला दे आर हेल्पफुल इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट। सबसे पहले कि ये पर्यावरण को शुद्ध करने में सहायता करते हैं। कैसे करते हैं, आपने बोला आपने जो बचा हुआ खाना होता है, अगर आपके घर में गायें नहीं है तो आप क्या करते हैं, ऐसे ही एक जगह पे उसे डाल देते हैं। फल सब्जियों के छिलके होते हैं, आप कहीं पे डाल देते हैं। कोई भी जो जीव है उसकी जो डेड बॉडी होती है, तो अगर आपने बोला कि कोई भी पशु है, कोई पक्षी है, उसकी जो डेड बॉडी होती है वो कहीं ऐसी पड़ी हुई रहती है, तो क्या है ये, आपने कहा ये है जैविक अपशिष्ट, ठीक है। क्या बोला आपने, ये है जैविक अपशिष्ट। अब इन अपशिष्टों को रिमूव करने के लिए आपने बोला कि जो सूक्ष्म जीव है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। ये क्या करते हैं, इस जैविक अपशिष्ट का क्या करेंगे, ये निम्नीकरण करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। और ब्रेक डाउन करते हैं तो आपने क्या बोला कि ये जो जैविक कचरा होता है ये खाद में परिवर्तित हो जाता है। आपने बोला जो वहां पर जैविक कचरा था वो भी रिमूव हो गया है, प्लस आपको एक नया प्रोडक्ट वहां पर मिला है खाद के रूप में, जो कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा रहा है। तो आपने बोला एक साथ दो दो काम आपके हुए हैं, एक तो वेस्ट भी आपका क्लीन हुआ है
आपका जो इन्वायरमेंट है वो आपका साफ हो गया है, प्लस आपकी जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वो यहाँ पर बढ़ गई है बिना कुछ किए। ये सारी चीजें कौन कर रहे हैं? सूक्ष्म जीव कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ब्रेक डाउन करते हैं, भोजन के रूप में उपयोग करते हैं और उसका ब्रेक डाउन आप देखते हैं। ठीक है, तो आपने बोला फॉर एग्जाम्पल organic waste, vegetable peels, remains of animals, feces, etc. are broken down into the harmless and usable substances by bacteria। आपने बोला उदाहरण के लिए जैविक अपशिष्ट जैसे कि सब्जियों के छिलके, जानवरों के अवशेष, मल आदि बैक्टीरिया द्वारा अहानिकारक और उपयोगी पदार्थ में टूट जाते हैं। उपयोगी पदार्थ क्या बना? आपने कहा खाद यहाँ पर बनती है। ठीक है, पहला उपयोग आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। आपने बोला कर्ड कंटेन अ सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म of these the bacterium lactobacillus promotes the formation of curd. It multiplies in milk and convert it into curd। दूसरा जो उपयोग आपको दिया गया है, आपने बोला कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया है जो कि एक सूक्ष्म जीव है वो दही के निर्माण में यहाँ पर सहायता प्रदान करता है। आपने बोला दही में कई सूक्ष्म जीव होते हैं, इनमें से जीवाणु लैक्टोबैसिलस, क्या नाम है इस जीवाणु का? लैक्टोबैसिलस है। ठीक है, इनमें क्या है? लैक्टोबैसिलस दही के निर्माण को बढ़ावा देता है। यह दूध में क्या करता है? गुणित होकर दही में परिवर्तित कर देता है। तो लैक्टोबैसिलस को आप लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, आप लैक्टोबैसिलस को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी लिखते हैं। आपने बोला कि दही में जो लैक्टोबैसिलस होते हैं वो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा? अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीवों का एक गुण आपने क्या पढ़ा था कि ये अपनी संख्या में तीव्र गति से क्या करते हैं? बढ़ोतरी करते हैं, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या हुआ? ये मल्टीप्लाई होंगे और दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर बढ़ जाती है, यानी कि जो आपने कहा कि जो पोषण है वो दूध के कंपैरिजन में आपको दही से ज्यादा मिलेगा। उनमें क्या होगा? अलग अलग आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। अगला आपने क्या पढ़ा? बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज, पिकल एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, यानी कि जो पनीर, अचार और कई अन्य खाद्य पदार्थों को बनाने में भी जो बैक्टीरिया शामिल होते हैं। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर, यानी कि चावल की इडली, डोसा बैटर के किण्वन के लिए बैक्टीरिया और खमीर भी सहायक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कहा कि आप क्या बना रहे हैं? आप इडली बना रहे हैं, आप डोसा बना रहे हैं, तो इन सब के लिए यहाँ पर किसका यूज करते हैं? ईस्ट का यूज करते हैं और बैक्टीरिया का यूज करते हैं। हो गए कितने यूज आपने लिख लिए? 4 यूजेस आपके पास आ गए हैं। नेक्स्ट आपने क्या बात की? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर। अब देखिए आपको बोला गया कि अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड यानी कि सिरका के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंजाई। आपने बोला कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया और कवक से यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट आपने बोला माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग वैक्सीन अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग एजेंट, यानी कि सूक्ष्म जीव रोग पैदा करने वाले एजेंटों के खिलाफ टीका के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। क्लियर है? अब वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन आपने पढ़ा। देखिए जब भी हम बीमार पड़ते हैं, जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो ये है आपकी अपनी कोशिका, ये है आपकी अपनी सेल। ठीक है, ये आपकी अपनी सेल है। अब आपकी सेल में कोई भी क्या है? यहाँ पर रोगजनक आ गया है, ये आपका क्या है? रोगजनक है। रोगजनक समझते हैं आप? कोई भी ऐसा सूक्ष्म जीव, कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि रोग को उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपने कहा रोगजनक है। जब ये रोगजनक आता है तो आपकी जो सेल है, आपकी जो कोशिका है, वो इसे पहचान जाती है कि ये क्या है? कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, यानी कि हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, ये कोई क्या है? बाहरी पार्टिकल्स है। तो इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि आपकी जो सेल है, आपकी जो इम्यून सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? एंटीबॉडीज बनाती हैं। क्या बनाएंगी? एंटीबॉडीज बनाती हैं। और यही एंटीबॉडी क्या करेंगी? इस रोगजनक को क्या करेंगी? रिमूव करने में सहायता करती है, नष्ट करने में सहायता करती हैं, जिससे कि आप बीमार ना पड़े। अब आपने बोला ये तो एक नेचुरल प्रोसेस थी,
जो कि आपकी बॉडी में हुई। जब कभी क्या होता है, कुछ ऐसी बीमारी होती है जो बहुत तेजी से फैलती हैं, जैसे कि आपने कोविड के टाइम पे देखा था, बहुत तेजी से फैला था। ऐसे रोगों से बचने के लिए, ऐसी संक्रमण बीमारी से बचने के लिए आप वैक्सीनेशन कराते हैं। तो वैक्सीनेशन में क्या होता है, ये जो रोगजनक है, ये आपकी फिर से सेल है, ये जो रोगजनक है इसे आपकी बॉडी में डाला जाता है। लेकिन कैसे, आपने बोला ये यहाँ पर इनएक्टिव होता है। कैसा होगा, इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, ये सक्रिय नहीं होता है। ठीक है, ये सक्रिय नहीं होगा, यानी कि या तो आप इस रोगजनक को क्या कर देंगे, पूरा नष्ट कर देंगे, या फिर आप इसे इस प्रकार से मॉडिफाई कर देंगे कि ये आपको बीमारी या आपको हानि ना पहुंचा सके। तो आप, ये सक्रिय नहीं होता है, तो इनएक्टिव फॉर्म में आप अपनी बॉडी में डाल देते हैं। सेम आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएंगे, एंटीबॉडीज बन जाएंगे। और एक बार अगर एंटीबॉडी बन जाती हैं तो वो क्या होती हैं, वो फिर हमेशा के लिए रहती हैं। फिर यही जो फॉरेन पार्टिकल्स है फिर से आपकी बॉडी में अगर आ गया है तो एंटीबॉडीज ऑलरेडी वहां पर बनी रहती हैं, जो कि उसे नष्ट कर देती हैं। तो सेम यही होता है। आपने बोला कि जिस सूक्ष्म जीव की वजह से आप बीमार पड़ रहे हैं, उस सूक्ष्म जीव को क्या करते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। ठीक है, इनएक्टिव करके आपकी बॉडी में डालते हैं, क्योंकि ये आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो इस अवस्था में है ही नहीं। लेकिन फिर भी हमारे जो इम्यून सेल्स हैं वो इसे पहचानती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं, एंटीबॉडीज फिर से इन पे काम करती हैं। अब एंटीबॉडीज एक बार बन गई है तो दूसरी बार ये सेम जो आपका रोगजनक है या सेम आपका सूक्ष्म जीव है वो आपकी बॉडी में अगर आ गया है तो इसके लिए ऑलरेडी यहाँ पर एंटीबॉडीज बनी हुई है, और ये तुरंत क्या कर देती हैं, उस पर हमला करती हैं और उन्हें नष्ट कर देती हैं। तो इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जो आपके पास बताए गए हैं, आपने कहा सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स अ नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी। यानी कि कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन के साथ मिट्टी को समृद्ध करने और इसकी उर्वरकता को बढ़ाने के लिए वातावरण से नाइट्रोजन को ठीक करने में सक्षम होते हैं। ठीक, नाइट्रोजन को ठीक करने का मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन को फिक्स करना, नाइट्रोजन को इस अवस्था में परिवर्तित करना कि पेड़ पौधे उसे एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, microorganism decompose dead organic waste of plant and animals to convert them into the simple substances. These substances are again used by other plants and animals. Thus, microorganism can be used to degrade harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. यानी कि सूक्ष्म जीव पौधे और जानवरों के मृत कार्बनिक कचरे को सरल पदार्थों में बदलने के लिए विघटित करते हैं। इन पदार्थों का फिर से अन्य पौधों और जानवरों द्वारा उपयोग किया जाता है। इस प्रकार सूक्ष्म जीवों का उपयोग हानिकारक और बदबूदार पदार्थों को रिमूव करने के लिए, ठीक है, रिमूव करने के लिए किया जाता है, और इस प्रकार पर्यावरण को शुद्ध किया जाता है। तो ये आपने क्या देखे, कुछ सूक्ष्म जीवों के क्या देखे, आपके जीवन में क्या क्या लाभ हैं, उन पॉइंट्स के बारे में आपने बात की है। चलिए, सो क्लास आपने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है, तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आपको इतना पता चल गया है कि आपके इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आए थे, आपको किन टॉपिक के बारे में फिर से पढ़ना है। कहीं पर अगर आपको क्वेश्चन नहीं आए हैं तो उस टॉपिक को आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।